नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उन खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पहली सूचना उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री के जवाब से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा, किसान, महिला, युवा और गरीब ही जातियां हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैं नौकरी करने नहीं आया हूं, अराजकता से लड़ने आया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 1.5 घंटे के अपने अभिभाषण में यूपी की विकास गाथा से लेकर अपराधियों पर सख्ती करने जैसे तमाम फैसलों की चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अभिभाषण के दौरान सपा पर आक्रामक रहे। मुख्यमंत्री के सामने बैठे सपा के वरिष्ठ नेता और हाल में नेता प्रतिपक्ष बने माता प्रसाद पांडे की सहजता और सरलता की सराहना की, लेकिन सपा पर उनका आक्रामक रुख जारी रहा। उन्होंने कहा, विपक्ष के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 वर्ष से सत्ता में हैं, क्या संविधान खत्म हुआ? विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अफवाह फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जातियां केवल 4 हैं और अगर इनका उत्थान हुआ तो देश में कहीं भी भेदभाव की स्थिति नहीं आएगी। किसान, महिला, युवा और गरीब ही 4 जातियां हैं। इन चारों के उत्थान के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हुए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेस वे का मेन कैरिजवे चालू हो जाएगा। भर्तियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 60% हिस्सेदारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी को दी गई है। मुख्यमंत्री के अभिभाषण की खास बातों में महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का मेन कैरिजवे चालू करने की बात कही गई। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बड़े परिवर्तन, 46,000 करोड़ की दी जा रही है सब्सिडी। प्रदेश 8,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन थर्मल पावर परियोजनाओं के जरिए करेगा। इनमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकार का विशेष ध्यान है। किसानों के ट्यूबवेल और सौर ऊर्जा से जोड़ने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने की श्रृंखला का ही एक हिस्सा है और यह अनुपूरक बजट में है। बहुत जल्दी ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी करने जा रहे हैं क्रियाशील। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इन सभी बातों के अलावा अगर भर्तियों पर भी चर्चा की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा, अगर इन सब पर भी चर्चा की जाती तो शायद हम छात्रों के लिए भी बेहतर होगा। अगली सूचना सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से है। आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी मिली है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी। अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण कर सकती हैं। इससे राज्य सरकारें एससी एसटी वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ दे सकेंगी। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव होता है। पंजाब सरकार बनाम देविंदर सिंह और अन्य के मामले में 7 जज की संविधान पीठ ने ये बहुमत से पारित ऐतिहासिक फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव है और निम्नतम स्तर पर भी वर्ग के साथ संघर्ष उनके प्रतिनिधित्व से खत्म नहीं होता है, लेकिन 100% आरक्षण नहीं दे सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, एससी एसटी का उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण का निर्धारण नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य सरकार को समुदाय के भीतर उपवर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित साबित करना होगा। समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले 6 बनाम 1 में माना कि राज्य सरकारों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान और आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा के लिखे गए फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं। उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। अब मामलों की अगर बात करें तो पंजाब सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिखों को अनुसूचित जाति आरक्षण का आधा हिस्सा देने के लिए नीति बनाई। साल 2006 में मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति वाले फैसले में कहा कि राज्यों द्वारा SC/ST का उपवर्गीकरण करना अनुच्छेद 341 के दूसरे खंड के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। शीर्ष अदालत ने 2004 का फैसला पलटा है। EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में साल 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जज की पीठ ने कहा था कि SC समुदाय सजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अगली सूचना संसद में पानी रिसाव पर उठे सवाल से है। विपक्ष के कई नेताओं ने नए संसद भवन की एक लॉबी में पानी के रिसाव को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सदस्यों ने कहा कि पहले पेपर लीक हुआ और अब संसद के भवन में लीक हो गया। विपक्ष ने पुराने संसद भवन की तारीफ करते हुए उसे मजबूत बताया। वहीं लोकसभा सचिवालय ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य मणिकर टैगोर ने एक्स पर नए संसद भवन की एक लॉबी के छत से पानी रिसने और उसे इकट्ठा करने के लिए रखी बाल्टी का एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस भी दिया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की इजाज़त नहीं दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे, क्यों न फिर से पुरानी संसद चलें। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि यह मामूली रिसाव था जो अत्यधिक बारिश के कारण भवन के गुंबद के शीशे से हुआ था। अगली सूचना बिहार से है। जहां उत्तर प्रदेश में भर्तियों का सूखा है, वहीं बिहार में भर्तियों की बरसात है। 2000 दरोगा और 20,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नव चयनित 1275 दारोगा अभ्यर्थियों के योगदान की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। इनमें से 822 पुरुष और 450 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर हैं। पुलिस मुख्यालय के DIG रंजीत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती के स्तर पर 20,000 से अधिक सिपाही की बहाली प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2,000 दारोगा बहाली को लेकर भी जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में DIG ने बताया कि 1 से 10 अगस्त के बीच सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज के साथ गृह जिले में उपस्थित होने को कहा गया है। अगली सूचना बिहार से है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट की तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर भी परीक्षा ली जाएगी। यह बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट के नाम से जाना जाएगा। इसको जल्द से जल्द लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट का सिलेबस तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य उत्तर शिक्षा परिषद की समिति की गुरुवार को हुई बैठक में उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। परिषद कार्यालय में आयोजित इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि बेट के सिलेबस को UGC से स्वीकृति लेकर राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार करें ताकि चरणवार राज्य में इसे लागू करने की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों में बैंक खातों की संख्या बहुत अधिक है। विश्वविद्यालय कम से कम बैंक खाता रखे। विश्वविद्यालयों के बैंक खाते में किसी भी तरह की राशि 6 माह से अधिक दिनों तक पड़ी रहेगी तो उसे वापस करना होगा। निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि जिस मद के लिए पैसा मिला है उसका उपयोग वह जल्द से जल्द करे। यह भी सहमति बनी कि सामर्थ्य पोर्टल को सभी विश्वविद्यालय में लागू करना अनिवार्य होगा। अगली सूचना बिहार से है। बिहार में लगातार हो रही भर्तियों का फायदा ठगी और जालसाज करने वाले भी उठा रहे हैं। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पास कराने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। TRE 3 के अभ्यर्थियों से पास कराने और नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। BPSC के माध्यम से होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी TRE 3.0 के अभ्यर्थियों को फ़ोन कर शातिर पास कराने और नंबर बढ़ाने का झांसा देकर रुपए की मांग कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने इस तरह के फर्जी कॉल से सतर्क रहने की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है ताकि लोग ठगी का शिकार न हो सकें। EOU के मुताबिक BPSC के माध्यम से आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3.0 री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच संपन्न हुई थी। इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को पास कराने या अंक बढ़ाने का झांसा देकर ठगी का प्रयास किया जा रहा है।
ईओयू को सूचना मिली है कि साइबर अपराधी अभ्यर्थी या उनके अभिभावक को फर्जी कॉल करने के साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ईओयू ने लोगों से इस तरह के कॉल आने पर सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही ऐसे मामले आने पर शिकायत करने को भी कहा है। यदि कोई परीक्षा में पास कराने और अंक बढ़ाने के लिए पैसे की मांग करे तो उसे पैसा न दें। अपने अभिभावकों, सगे संबंधियों, मित्रों और पड़ोस के लोगों को भी सावधान करें कि ऐसे फर्जी कॉल के झांसे में न आएं। ये फ़ोन कर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगने का काम करते हैं। अगर किसी को इस तरह की घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो तुरंत नज़दीकी थाना या साइबर थाना में इसकी सूचना दें। साथ ही साथ आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना स्थित सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग यूनिट के व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर सूचना अवश्य दें। ऐसे फर्जी कॉल द्वारा साइबर ठगी से संबंधित सूचना एनसीआरपी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अवश्य दें। अगली सूचना सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग से है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग गुरुवार से जिला निबंधन और परामर्श केंद्र छज्जू बाग में शुरू हो गई है। पहले दिन 150 में 148 शिक्षकों ने काउंसलिंग करवाई, 2 अनुपस्थित रहे। पटना के उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष की काउंसलिंग 9 बजे से 4:30 बजे तक चली। कागजात के सत्यापन संबंधी कार्य के लिए गठित टीम के सदस्य और कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार ने कहा कि पहले दिन फर्जी कागजात नहीं पाए गए। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक सत्यापन समेत 6 काउंटर बनाए गए हैं। कागजात के सत्यापन के लिए 5 काउंटर बनाए गए, वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अलग से 1 काउंटर है। हर काउंटर पर 5 स्लॉट में काउंसलिंग हुई। दस्तावेजों के सत्यापन में उनके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उनके द्वारा पूर्व में जमा किए गए प्रमाण पत्रों से मिलान किया गया। अगली सूचना आपदा कानून में संशोधन के लिए पेश हुए बिल से है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 में संशोधन के लिए गुरुवार को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। सदन में विधेयक पेश किए जाने के दौरान केंद्र के अधिकार और इस विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करार दिया। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि इसमें राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान की सूची 1 और सूची 2 में केंद्र राज्य के बीच से संबंधित कोई भी प्रविष्टि आपदा प्रबंधन से जुड़ी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को समवर्ती सूची में संशोधन करना चाहिए ताकि आपदा प्रबंधन के मुद्दे को कवर करने के लिए उचित प्रविष्टि हो सके। अगली सूचना बिहार से है। पंचायतों में 6570 लेखपालों की भर्ती में अब देरी होगी। पंचायतों का कामकाज तेजी से निपटाने के लिए 6570 लेखपाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। बहाली के लिए जुलाई में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। बिहार में आरक्षण सीमा 65% करने के मामले पर न्यायालय की रोक के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। पंचायती राज विभाग ने लक्ष्य रखा था कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों में लेखपाल सह आईटी सहायक की बहाली कर दी जाए। जुलाई में परीक्षा के बाद सितंबर में रिजल्ट जारी करने की बात थी। पंचायतों में लेखपाल सह आईटी सहायक की कमी से काम प्रभावित हो रहे हैं। बात करें तो अभी राज्य में लगभग 1600 लेखपाल सह आईटी सहायक हैं। नियुक्ति के लिए घोषित 6570 पदों में पुरुषों के लिए 4270 और महिलाओं के लिए 2300 पद हैं। बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर उत्तीर्ण तकरीबन 73,952 अभ्यर्थियों ने 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया था। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था। परीक्षा ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ली जानी थी। अकाउंटेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। संविदा के आधार पर नियुक्त लेखपाल सह आईटी सहायक को प्रति माह 20,000 मानदेय दिया जाना है। और अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। कॉमर्स शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। इसी मामले पर छात्रों ने गुरुवार को प्रदर्शन भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। छात्रों ने 19 सूत्रीय ज्ञापन डीन कॉमर्स को सौंपा है। छात्रों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षा भर्ती की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सीबीआई की जांच की मांग की जाएगी।
इसके अलावा कॉलेजों में अगले सप्ताह से पीजी में प्रवेश शुरू होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 29 जुलाई से परास्नातक में प्रवेश शुरू है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ ने संबद्ध कॉलेजों में पीजी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भेज दिया है। इसके बाद कॉलेजों ने प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह से पीजी में प्रवेश शुरू किए जाने की तैयारी की गई है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज 1-2 दिन में पीजी का कट ऑफ जारी करके सोमवार से प्रवेश लेना शुरू कर देगा। इसी प्रकार सीएमपी डिग्री कॉलेज, एसपीएम समेत अन्य कॉलेजों में जल्द पीजी में प्रवेश शुरू होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अश्वजीत चौधरी ने बताया कि एमए एमएससी भूगोल में प्रवेश के लिए सभी उम्मीदवार जिन्होंने पीजीएटी भूगोल में 128 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 78 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें पीजी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से 2 अगस्त के मध्य पंजीकरण करना और अपने दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। आपको बता दें, स्नातक में दाखिले के लिए 6 जुलाई से पंजीकरण शुरू है। प्रथम चरण में स्नातक के अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए गुरुवार की शाम तक 60,460 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। वहीं संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए 19 जुलाई से आवेदन शुरू है। इसमें 2,337 ने पंजीकरण किया है, जबकि 1,114 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके अंतिम रूप से फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।